हेलो हाय सत श्री अकाल, मैं हूँ पानी। एक मिनट मिलता हालत से। हाँ जी, मैं हाँ मनप्रीत। एंड वेलकम टू आवर चैनल द वेंकूवर जोड़ी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है मास्टर्स कनाडा में परस्यू करना, वो भी अंडर $15,000। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत आपने हमारे पहली वीडियो को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार शो किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारी पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आई थी वो ये थी कि हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है उसको यहाँ तो हिंदी और मे बी इन इंग्लिश, इन दोनों में डिलीवर करें सो दैट इट कैन रीच टू द वाइडर ऑडियंस। सो अब आगे से आने वाला सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा। नहीं, पंजाबी भी बोलांगे, और पंजाबी तो निकल ही जाती है। एंड दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो आप लोगों ने हमें बनाने के लिए कही थी। सो विल बी डिलीवरिंग दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं फ्रॉम इंडिया, और उस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और सेकेंड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस कैसे देखनी है, उनका फी स्ट्रक्चर क्या होता है, एप्लीकेशंस कैसे लगानी है, और यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट कैसे करनी है। ओके, चलो फिर पहला पार्ट शुरू करते हैं। सो विल स्टार्ट विद व्हाट्स द डिफरेंस इन मास्टर्स एंड डिप्लोमा। मास्टर और डिप्लोमा में असल में फ़र्क है क्या। Whenever you go to the IDP, और अगर आप कोई भी काउंसलर के पास जाते हैं इंडिया में इमिग्रेशन या एजुकेशन के लिए, what they recommend is they'll ask you to आप डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए, आप वहाँ जाके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए, आप कोई और डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा और मास्टर दोनों 2 साल के होते हैं, और दोनों में फ़र्क है क्या असल में। मास्टर्स जनरली यूनिवर्सिटीज करवाती हैं और डिप्लोमा मोस्टली कॉलेजेस करवाते हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा जो आफ्टर ग्रेजुएशन इंडिया में किया जाता है। दोनों मास्टर्स और डिप्लोमा की लेंथ 2 इयर्स होती है। और मास्टर्स और डिप्लोमा में एक्चुअली फ़र्क है क्या। अब इंडिया में मास्टर्स एंड डिप्लोमा को बहुत ज़्यादा वेरिएशन में बताया जाता है कि डिप्लोमा बहुत लोअर लेवल कोर्स है एंड द मास्टर इज़ मच हायर लेवल कोर्स, बट द डिफरेंस इन कैनेडा इट्स नॉट एज रिस्पेक्ट टू द किसका लेवल ऊंचा है या किसका नीचा। मास्टर्स इज एक्चुअली ए थ्योरेटिकल कोर्स एंड डिप्लोमा इज अ प्रैक्टिकल कोर्स। मास्टर में आपको बुकिश नॉलेज थोड़ी ज़्यादा आती है, रिसर्च थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। डिप्लोमा में आपको हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको दैट इज़ मोर स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और वो आपको ऐसे तैयार करते हैं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आगे जाके इंडस्ट्री में काम आए। वेयरएज मास्टर में इट्स मोर अ वाइडर कोर्स देन द वन पर्टिकुलर कोर्स जो हम डिप्लोमा में किया जाता है। समझ आ रहा है? मैं आपको बहुत एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ मास्टर और डिप्लोमा में फ़र्क क्या है। जो मास्टर्स है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। जो डिप्लोमा है वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है ताकि आप वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को आगे जाके परस्यू कर सको इंडस्ट्री में। सो कनाडा के अंदर 2 टाइप की मास्टर्स होती है। एक होती है रिसर्च बेस्ड मास्टर्स और एक होती है कोर्स बेस्ड मास्टर्स। रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में हमें थीसिस करनी होती है, उस पर हमें 5 कोर्सेज होते हैं, प्लस हमें थीसिस प्रेजेंट करनी होती है। और जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स होती है उसमें हमें 7 से 8 कोर्सेज करने होते हैं और बाद में हमें एक प्रोजेक्ट करना होता है। ये जो दोनों मास्टर्स हैं, अगर आपको किसी एक मास्टर में एडमिशन मिलती है, मतलब इफ़ यू गेट एडमिशन इन मास्टर जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, आपको यहाँ आके लगे कि वो आपके लिए नहीं है, दैट्स डिफिकल्ट, अगर आपको थीसिस नहीं करनी, देन यू कैन ऑलवेज स्विच टू द मास्टर जो कोर्स बेस्ड है। मैं एग्जांपल जितनी भी यहाँ पे लूँगा वो सारी इंजीनियरिंग के बेसिस पे लूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो वी स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग मास्टर्स की डिग्री के साथ। आई वॉज enrolled in Master of Science initially and Bani was enrolled in Master of Engineering, but मैंने यहाँ आके जब देखा कि एक थीसिस which takes a little longer, मैंने अपने प्रोफेसर से बात की and I switched to Master of Engineering as well। तो स्विच करना इजी है, तो इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि that you don't want to do the thesis course, तो आपको सिर्फ कोर्स के लिए ही अप्लाई करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है फंडिंग एंड RA। RA इज रिसर्च असिस्टेंस।
होता क्या है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है लैब्स। गवर्नमेंट जो है उन लैब्स को फंड करती है और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो उन लैब्स के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आगे और कंटिन्यू करने के लिए उनको बच्चे चाहिए होते हैं जिनको वो रिक्रूट करते हैं। तो उन बच्चों को फंड करने के लिए वो रिसर्च असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए पोजीशन निकालते हैं जिसको हम रिसर्च असिस्टेंट्स कहते हैं। और यही इसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर है मास्टर्स में जाने का। जब आपको मास्टर्स में एडमिशन लेनी है, द फर्स्ट आपका जो प्रोसीजर बनता है वो आपको किसी प्रोफेसर को मनाना होता है ताकि दे गेट एडमिटेड इनटू दैट पर्टिकुलर लैब, और उस लैब में अगर कोई पोजीशन खाली है तो वो जो प्रोफेसर है वो आपका रिज्यूमे देख के आपको सिलेक्ट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज है उन्हीं को फंडिंग मिलती है, जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स है उनको भी फंडिंग मिलती है, दैट इज टीए, टीचिंग असिस्टेंट्स। टीचिंग असिस्टेंट्स क्या होती है? जैसे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए लैब के अंदर आपको पेपर चेक करने होते हैं या लैब अटेंडेंट जाके लैब लेनी होती है बच्चों की, तो उनको ऐसे सारे कामों के लिए टीचिंग असिस्टेंस दी जाती है जो आपको प्रोफेसर्स ही देते हैं टू हेल्प देम विद देयर वर्क। उसको टीचिंग असिस्टेंस बोलते हैं। इट्स नॉट दैट यू ओनली गेट द टीए और आरए, you can get the both positions in one time, and there are multiple TA positions as well which will be opening side by side, so you can apply for multiple TAs along with your RA as well, which can help you in funding. कई बार ऐसी भी एक्सेप्शन हो जाती है कि अगर किसी कोर्स बेस वाले बच्चे को मन होता है रिसर्च करने का, तो अगर वो अपने प्रोफेसर से बात करे कि कोई ओपनिंग है रिसर्च पोजीशन की, तो उसको वो पोजीशन ऑफर की जा सकती है। Let's start with our next part, that's the application process. आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपके रिलेटेड कोर्सेज हैं। हर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपने जो भी कोर्स करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। उस एप्लीकेशन की क्या डेडलाइन है, आपको कितना आइल्स स्कोर चाहिए, आपका पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, आपको किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है या नहीं ताकि आप उनके अंडर काम कर सके, उनके अंडर आप पढ़ाई कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन होंगी। मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने कैसी एप्लीकेशन लगाई थी। मैं सबसे पहले मेरे लिए ये क्राइटेरिया फिक्स था कि मेरे को ब्रिटिश कोलंबिया ही जाना है, मेरे को कोई और जगह नहीं जाना ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस। मेरे लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया भी फाइनल थी, इसलिए क्योंकि मेरे को वहाँ की फ़ीस बहुत कम लगी। वो सब वहाँ की वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि उनकी फ़ीस कितनी है। तो जब मैंने एप्लीकेशन लगानी थी, मैंने ये देखा कि मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग दो अलग अलग कोर्सेज थे। यूजुअली जो मास्टर इन इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं इन कैनेडा, इन ऑल ओवर कैनेडा, वो आपको सुपरवाइजर उसके लिए नहीं चाहिए होता, बट इन यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया आपको दोनों कोर्सेज के लिए सुपरवाइजर चाहिए होता है। इसलिए मैंने ईमेल्स डालनी शुरू करी सुपरवाइजर्स को। जब हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें एक सेक्शन होगा डिपार्टमेंट पे क्लिक करके हम अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वहाँ पे मैंने अपना कोर्स सिलेक्ट किया। मेरा कोर्स था मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग MEng, और उसमें हमें लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स मिल जाएंगे और उनकी ईमेल्स मिल जाएंगी। मैंने हर प्रोफेसर को ईमेल डालनी शुरू की अपने रेज्यूमे के साथ, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। अगर आपको कोई भी प्रोफेसर पिक कर लेता है कि हमें ये बच्चा चाहिए, हम इसे अपने अंडर सुपरवाइज करेंगे, तो वो प्रोफेसर जो है अपना रिप्लाई दे देता है आपको ईमेल में कि ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, आई एम रेडी टू रिक्रूट यू एज माय स्टूडेंट, और हम उसका नाम जो है पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में एज अ सिलेक्टेड प्रोफेसर में डाल देते हैं। अब उस ईमेल में लिखना क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं। उस ईमेल में आपको करना क्या है? सबसे पहले वो प्रोफेसर के जो भी पुराने उनके रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी उनके पुराने पब्लिश्ड पेपर्स हैं या रिसर्च वर्क्स हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किए हैं, उनके थ्रू जाइए। आप देखिए कि वो कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट पे रिसेंटली काम कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड दैट इफ यू गो थ्रू दोज रिसर्च पेपर्स और उसके बारे में कोई टॉपिक निकाल के अगर आप ईमेल में डालें, तो दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली वो इंस्ट्रक्टर को ये मैसेज देती है कि ये बच्चा मेरी रिसर्च लैब में आने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो यहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी देख रहा है, उन पे काम कर रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ उनको हेल्प करती है। आपको ये बताना है कि वो प्रोफेसर आपको अपनी लैब में एडमिशन क्यों दे।
इसलिए आपको जितना भी उस प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करना है, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगे और क्या आपको अपना फीडबैक देना है, वो आप सेकंड पार्ट ऑफ द ईमेल में बताएंगे। ईमेल के साथ साथ आपको अपना करिकुलम विटे, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स और अपने आइल्स रिजल्ट्स भी मेल करने हैं प्रोफेसर को। अब आपने सब कुछ ये ईमेल जो है ड्राफ्ट कर दी है अपने प्रोफेसर को। मान लो प्रोफेसर आपकी ईमेल से इम्प्रेस हो जाता है और वो कह देता है कि हमें ये पर्टिकुलर स्टूडेंट अपने अंडर चाहिए, तो वो आपको ईमेल का रिप्लाई कर देगा कि ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट, आई विल बी योर सुपरवाइजर। आपको बस क्या करना है कि अब आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो एडमिशन पेज है, उसमें जो आप फॉर्म भर रहे होगे एडमिशन फॉर्म, उसमें उस प्रोफेसर का नाम और उसकी ईमेल आईडी मेंशन करना है। जब आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हो रहा होगा तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके आइल्स वगैरह सब कुछ चेक होगा। आपने जो ईमेल करनी है सुपरवाइजर को, वो आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को मेल की थी, मेरे को उनसे अप्रूवल आया, फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया आफ्टर रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद। अब आते हैं फाइनली अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि मास्टर्स की फी कितनी है। कोई भी कोर्स जो कनाडा में है, अगर वो रिसर्च बेस्ड कोर्स है मास्टर्स का, तो वहाँ पे फ़ी बहुत कम है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी रिसर्च बेस्ड कोर्स होंगे उनकी फ़ी आपको 1500 to 2500 अप्रॉक्स पर सेमेस्टर ही मिलेगी। हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा हो के 3500 तक हो, बट दैट वुड बी द मैक्स फॉर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज। जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स होती है उसकी फीस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिसर्च बेस्ड मास्टर्स की, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 8000 to 9000 पर सेमेस्टर। लेकिन हमारे केस में यूविक में रिसर्च बेस्ड और कोर्स बेस्ड मास्टर्स की फीस जो थी वो सेम थी। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्स करें मास्टर्स का, या अगर आप कोर्स बेस्ड कोर्स करें मास्टर्स का, दोनों में फी आपकी सेम लगेगी। दैट्स अप्रॉक्स $3000 to $3500 पर टर्म, और आपको मिनिमम 5 टर्म्स इसमें लगानी होती है, विच कम्स अप टू $15,000 to $16,000 पर 2 years। अब एक चीज हम आपको बतानी भूल गए स्टार्टिंग में, ये दो मास्टर्स के अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ मास्टर्स होता है जो एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है मास्टर्स का। जैसे आपने सुना होगा साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन अप्लाइड डेटा साइंस, या हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में एक कोर्स था मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जो कोर्सेज होते हैं ये स्पेशलाइज्ड मास्टर्स कोर्सेज होते हैं। इनमें 2 साल सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के ऊपर पढ़ाया जाता है, और इनकी जो फी होती है दैट्स अप्रॉक्स $10,000 to $12,000 पर टर्म। बट इसमें टर्म सिर्फ 3 लगती हैं, क्योंकि ये 1 साल के अंदर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड ईयर में आपको कोऑप या इंटर्नशिप करनी होती है। ये कोर्सेज जो होते हैं इसमें एडमिशन्स थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि इनमें आपको ना तो प्रोफेसर्स को मेल डाल के मनाना पड़ता है, ना आपको उनका यस चाहिए होता है फॉर द एडमिशन क्राइटेरिया। तो आप सीधा इन कोर्सेज में अप्लाई करते हो, और आपको सीधा अगर आपका क्राइटेरिया डिपार्टमेंट में मीट होता है तो दे सेंड यू एन एप्लीकेशन अप्रूवल जो आपको एडमिशन ग्रांट कर देता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे उस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बताइए कि हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बोरिंग और लंबा नहीं बनाना चाहते तो हमने इसको शॉर्ट रखा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स जो आपको इन नीचे दिख रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड है, आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम विल कीप दैट इन माइंड। जैसे हमने इस वीडियो में आपकी फीडबैक को लेते हुए अपनी लैंग्वेज इशू को ठीक किया, चाहे मेरे से हिंदी बहुत मुश्किल से बोली गई, स्टिल आई हैव ट्राइड इट, और आई फील कि आप सबको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बाद कि एक बार आपको एडमिशन अगर मिलती है उसके बाद आपको कैसे स्टडी वीज़ा लगाना है, वो भी खुद से विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम इमिग्रेशन लॉयर्स। यहाँ आने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज उठाने हैं, और 1 साल में आप कितने कोर्सेज फिनिश कर सकते हो ताकि सेकेंड ईयर में आप इंटर्नशिप करो,
और हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि यहाँ आके आपको कैसा लाइफस्टाइल मिलेगा एज अ स्टूडेंट, और आपकी जब कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहेंगे। इसी के साथ गाइस बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में द वैंकूवर जोड़ी।